हाँ प्रसेंजित बताइए। जो मैंने एक्सेल दिया है ना उसमें ग्रुप में, हम्म। उसमें मैम डेट का प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा। एक बार आप अगर एक्सेल एक्सेल ओपन करेंगे ना, हाँ हाँ। तो उसमें जो डेट में लिख रहा था, मैं डैश देके लिख रहा था, बट वो ऑटोमेटिकली मतलब कुछ सेल तक, सेलेक्टेड सेल तक वो उसमें हो गया, हाँ। क्या कहते हैं, डैश जो ले रहा था, फिर वो स्लैश लेने लगा। नहीं, तो देखिए अगर ऐसा इशू है तो पहले आप उतना पूरा रेंज सिलेक्ट कर लें। कई बार क्या होता है ना कि जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया उतने पे फॉर्मेट अप्लाई होगा, बाकी पे डिफॉल्ट फॉर्मेट आता है। हाँ। तो इसलिए जितने पे आपको काम हम्म। करना है उतना पूरा रेंज आप सिलेक्ट करें, उसके बाद काम करें, तो ये तभी सॉल्व होगी ये मैम प्रॉब्लम। जैसे कि ये जो एक्सेल भेजा था ना मैंने, हम्म। तो इसमें तो ये दिक्कत आ गई है, तो इसको सॉल्व कैसे करें? जैसे अब है अगर, तो अब तो सिलेक्ट तो करके ये आप दोबारा फॉर्म। बनाना पड़ेगा या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जितना, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर सपोज डैश वाला फॉर्मेट दिखा रहा है और यहाँ से सपोज वो दिखा रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो उतना एरिया सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करके हम्म। फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। डेट फॉर्मेट कंट्रोल 1 प्रेस करके जैसे बताया है, वहीं जाइए और यहाँ से आप कस्टम में आइए और डेट का फॉर्मेट जो भी आपने लिया है, MMDDYY लिया है या DDMMYY लिया है, सपोज ये लिया है आपने, तो यहाँ पर डैश को हटा दीजिए और इसको ऑब्लिक कर दीजिए। अगर ऑब्लिक नहीं चाहिए, डैश चाहिए तो डैश रखें, अगर जो चाहिए, और फिर ओके करेंगे तो उतने पर जो भी सिलेक्टेड एरिया है उतने पर आपका वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मॉर्निंग शालिनी। कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने का, फिर स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग मिल गया। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ बताइए, प्रसेंजीत क्या कह रहे हैं? नहीं मैम, हो गया वो, गलती से टैप हो गया। अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग अमित। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्टर के बारे में। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि फिल्टर बटन्स ऑटो जनरेट हो जाते हैं अगर किसी भी सिलेक्टेड एरिया पे आप फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। ये दोनों चीजें करता है, जितना भी सिलेक्टेड एरिया होता है उस पर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी अप्लाई कर देता है, दैट मेक्स योर वर्क मोर इजी एंड इट हेल्प्स यू टू सेव योर टाइम। एंड साथ ही क्या करता है कि ये आपके कंटेंट्स के साथ की जो हेडर रो होती है उस पर एक स्पेशल बटन जनरेट करता है जिन्हें हम कहते हैं फिल्टर बटन्स। फिल्टर बटन्स को इनेबल और डिसेबल दोनों काम करने के लिए आपको ऑप्शन पता है। वैसे तो आप सिलेक्ट करते हैं जब भी किसी एरिया में रहते हैं, डेटाबेस में रहते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि कोई फॉर्मेट अप्लाई हो, तो जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो दोनों चीजें हो जाती हैं, फॉर्मेट भी आ जाता है और फिल्टर बटन भी आते हैं। बट सपोज आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे फॉर्मेट हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ फिल्टर बटन चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट एज टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। कंटेंट में कहीं भी रहिए डेटाबेस में, सीधे सीधे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक फिल्टर का भी ऑप्शन दिखाई देता है, और ये बटन जो है ये टॉगल करने के लिए ही है। टॉगल करने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन डिसेबल्ड है तो इनेबल होगा और इनेबल्ड है तो डिसेबल हो जाएगा। तो जैसे ही हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमारे कंटेंट पर हमारे डेटाबेस में फिल्टर बटन्स नहीं है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फिल्टर बटन्स आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी फिल्टर बटन्स हैं और आपको नहीं चाहिए तो भी यहाँ से क्लिक करके आप फिल्टर बटन्स ला सकते हैं। मैंने ये कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट एज टेबल में जाकर के ही फिल्टर बटन्स लाए जा सके, तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है। हालांकि इसके लिए पूरा एक ग्रुप है हमारे लिए। ये डेटा टैब में अगर आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर के लिए पूरा आपको एक यहाँ पर ग्रुप मिलता है और उसमें आप और भी तरीके से फिल्टर करना सीखेंगे। खैर फिलहाल हम सिंपल फिल्टर करने की बात करते हैं
कि एक सिंपल तरीके से फिल्टर कमांड्स कैसे यूज होती हैं और किन किन चीजों में ये हमें हेल्प करती हैं। फिल्टर का मतलब ही होता है फिल्टर करके अनवांटेड मटेरियल को सामने से हटाना और सिर्फ वांटेड मटेरियल को रखना। आप कॉफी फिल्टर करते हैं, आप टी फिल्टर करते हैं, तो आपको पता है कि जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो चाहिए आपको, वो आप रखते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा देते हैं। इसी तरीके से बहुत बड़े डेटाबेस में, जैसे यहाँ पर ये पूरा 12 मंथ्स का अगर डेटाबेस बना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आप चाहते हैं कि ये पूरे 12 मंथ्स के डेटाबेस में से कोई स्पेसिफिक मंथ का डेटा ही आपको देखना है। सपोज आपने कहा हमें सिर्फ अप्रैल का देखना है या हमें सिर्फ अक्टूबर का देखना है, तो अब ऑब्वियसली इतना बड़ा डेटा बना हुआ है, ये तो सिर्फ 10 लोगों का है, 10 एम्प्लॉइज का है, हो सकता है ये 50 एम्प्लॉइज का होता, ये 100 एम्प्लॉइज का होता, तो ये डेटाबेस और बड़ा हो गया होता। और उस सिचुएशन में अगर आपको एक स्पेसिफिक मंथ का देखना है, तो आप स्क्रॉल करके देख तो सकते हैं कि भाई चलिए अक्टूबर का देखना है तो ये है। ज्यादा से ज्यादा आप उसे सिलेक्ट करके ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि ये पूरा डेटाबेस है, आप अक्टूबर मंथ का हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप इसको देख लीजिए। लेकिन होता ये है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसके आसपास हमें और भी डेटा दिख रहा होता है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाती है। इनकन्वीनियंस इन द सेंस कि हम देख तो रहे हैं उधर जितना हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन एज ह्यूमन नेचर इज कि हमारी नजर ऊपर या नीचे भी जा रही है और हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि इस समय पर अगर डेटा हमारा जो है ये सिर्फ अक्टूबर का ही दिखता, बाकी डेटा दिखता ही नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। पर प्रॉब्लम ये कि इसके लिए या तो हम डेटा कट करें और कहीं और पेस्ट करके फिर देखें, या कॉपी करें कहीं और पेस्ट करके देखें, तो उससे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, प्लस आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ रहे हैं, मोरओवर आप अपनी शीट को फिल कर रहे हैं अननेसेसरीली। तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं कि डेटाबेस बहुत बड़ा है, डिफरेंट मंथ्स का, डिफरेंट एम्प्लॉइज का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डेटाबेस बना हुआ है, या जो भी चीजों का डेटा बना हुआ है, और हम चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक मंथ का, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, या किसी स्पेसिफिक रेट वाले प्रोडक्ट का, ऐसी कुछ भी कंडीशन अपनी हो सकती है, सिर्फ उतना ही डेटा देखें, बाकी डेटा हमें दिखाई ही ना दे। लेकिन उसके लिए बाकी डेटा को ना तो हमें डिलीट करना पड़े, ना ही अपने स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड डेटा है उसे कहीं और ले जाकर देखना पड़े। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज फिल्टर। फिल्टर मीन्स यू आर एक्सट्रैक्टिंग वांटेड इंफॉर्मेशन बाय डिसअपियरिंग अनवांटेड इंफॉर्मेशन। जो देखना है वो सामने रहेगा आंखों के, जो नहीं देखना है वो दिखाई ही नहीं देगा, माने चुप जाएगा, पर वो डिलीट नहीं होगा। और इसके लिए आपको कंटेंट की कोई भी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिल्टर कमांड में आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर भी सिंगल कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशंस दोनों हो सकती हैं। और फिल्टर भी आपका एक ऑटो फिल्टर होता है, एक आपका होता है एडवांस्ड फिल्टर। आज फिलहाल हम एडवांस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ऑटो फिल्टर की बात करते हैं, लेकिन फिल्टर कई तरीके से किया जा सकता है। खैर, अभी हमने देखा कि ये पूरा 12 मंथ्स का डेटाबेस हमारा बना हुआ है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें इस समय अक्टूबर का देखना है, बाकी मंथ्स का देखना ही नहीं है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेटाबेस पूरा है लेकिन सिर्फ आपको एक मंथ का देखना है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपने कंटेंट पर फिल्टर बटन अप्लाई करने होंगे। डेटा में कहीं भी रहिए, इसके जरूरी नहीं कि आप हेडिंग वाली रो में ही हो, और फिल्टर वाली कमांड पर आइए यहाँ से और कह दीजिए फिल्टर। सबसे पहले ये फिल्टर बटन जनरेट होंगे, और आप देखिए तो इन सब में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे इनका अपना एक मेन्यू है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है, और लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में बहुत सी चीजें दी हैं। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे होते तो A to Z या Z to A, मतलब सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। Z to A और A to Z क्यों लिखा है? क्योंकि इस जो कॉलम की वैल्यू है वो टेक्स्ट है। अगर आप यही रेट पे क्लिक करें तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स हैं। बाय कलरिंग भी आप सॉर्ट कर सकते हैं कि अगर आप कस्टम सॉर्ट में जाएं, माने कोई भी कंडीशन लगाएं, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ऑल्दो हम अभी उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर अब आप जब फिल्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो इन सब के नीचे आपको यहाँ पर एक कमांड मिलती है टेक्स्ट फिल्टर, और टेक्स्ट फिल्टर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली कंडीशंस मिलती हैं। माने आप कौन सा मंथ देखना चाहते हैं, मंथ दैट इज इक्वल टू दिस वन, दैट डज नॉट इक्वल टू दिस वन, month that begins with this letter or ends with this letter, month that contains this value, month that does not contains this value, और उसके बाद भी कस्टम फिल्टर। मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं, जैसे हमें अक्टूबर देखना था तो हम सीधे सीधे यहाँ इक्वल्स में आकर के कह सकते थे अक्टूबर। इक्वल्स देखिए कंडीशन लगी हुई है,
ये ऑटो फिल्टर को हम कस्टमाइज कर रहे हैं। ऑटो फिल्टर मतलब जो फिल्टर्स हमें रेडीली अवेलेबल हैं, हमें मिल रहे हैं उनको। तो यहाँ पर अगर आप सीधे कह देते OCT, क्यों OCT? क्योंकि हमने मंथ का नाम ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम पूरा यहाँ पर अक्टूबर लिखेंगे और ओके करेंगे तो हमें कंटेंट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने जब मंथ की लिस्ट बनाई थी तो इस तरीके का कोई नाम नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा डेटाबेस ही गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि जो कंडीशन हमने अप्लाई की थी वो कंडीशन हमारे डेटाबेस में कहीं भी मैच कर ही नहीं रही है मंथ के नेम से, इसलिए पूरा डेटा डिसअपियर हो गया। अब हमें तो उसे वापस लाना है, यानी फिल्टर होने के बाद हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो कंटेंट को अब हमें अनफिल्टर करना है। अनफिल्टर करने के लिए भी उसी मंथ, जो भी हमारा कॉलम जिसे हमने अभी रिसेंटली फिल्टर किया था, उसी कॉलम के फिल्टर बटन पर जाएंगे और यहाँ से नीचे यहाँ पे देखिए एक कमांड होती है, लिखा रहता है क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ। ये कमांड हमें तभी दिखती है जब हम ऑलरेडी कोई फिल्टर अप्लाई कर चुके होते हैं। तो या तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अनफिल्टर हो जाएगा, या नीचे देखिएगा टेक्स्ट फिल्टर के नीचे आप देखें तो आपको सारे मंथ्स की लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, पूरे 12 मंथ्स की लिस्ट दिख रही है, और सभी चेकबॉक्स अभी डिसेबल्ड है ना, डीसिलेक्टेड है। आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अगर आप ओके कर देंगे, जैसे ही देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और आप ओके करेंगे तो सारे मंथ दिखने लगेंगे। तो चाहे तो यहाँ से करिए, आपकी मर्जी, चाहे यहीं से कह दीजिए क्लियर फिल्टर, तो ओके करने की भी जरूरत नहीं, बस क्लिक करते ही देखिए आपका डेटा अनफिल्टर हो गया और अब बटन नॉर्मल हो गया। जब फिल्टर होता है तो बटन दूसरी तरीके से दिखता है। वापस से फिर जाएंगे मंथ में, और इस बार या तो आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है तो यही देखिए सारे नाम दिख रहे हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सब डी सिलेक्ट हो गए। और आपको अक्टूबर को देखना है, अक्टूबर पे क्लिक करिए, ओके करिए, तो भी आप देखिए फिल्टर करके देख सकते हैं। और अब अगर आप देख रहे हैं तो देखिए फिल्टर बटन भी चेंज हो चुका है, ये नॉर्मल बटन जैसा नहीं दिख रहा है। और अब पूरे 12 महीने की इंफॉर्मेशन में से पूरा एक मंथ का इंफॉर्मेशन, वो भी वो मंथ जो आपने स्पेसिफाई किया, आप सिर्फ उसकी मंथ की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर करके देख पा रहे हैं, बाकी कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई अ नॉर्मल फिल्टर। तो एक ये तरीका होता है फिल्टर का। वापस फिर क्लियर कर रहे हैं तो इजीएस्ट ये होता है कि या तो आप यहाँ से करिए, अब ये 10-12 नाम थे मंथ के, तो चलिए यहाँ से कर लिया। अगर ये मान लीजिए 50 नेम्स होते हैं एम्प्लॉइज के, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लिस्ट में फिल्टर करके देखने में, क्योंकि मंथ के नेम्स जिस ऑर्डर में भी लिखे हों या एम्प्लॉइज के नेम्स जिस ऑर्डर में भी लिखे हों, लिस्ट में ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहते हैं। यहाँ पर वो मंथ पहले दिखेगा जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, माने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। ऐसे एम्प्लॉय नेम्स हो, प्रोडक्ट नेम्स हो, तो वो सब ऑर्डर में अरेंज होते हैं। खैर, अब इसके लिए हम टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो हमने कहा अक्टूबर, तो हम ज्यादातर करके ये करते हैं कि कौन सा मंथ देखना है, OCT, और एंटर करेंगे तो ये देखिए आप वही स्पेसिफिक मंथ को एक्सट्रैक्ट करके देख पाते हैं। एक साथ अगर आप 2 कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपसे कहा जाए अच्छा अक्टूबर के साथ में जरा हमको मई भी देखना है, मई और अक्टूबर दोनों का देखना है, तो वापस से टेक्स्ट फिल्टर में जाइए और वापस में यहाँ इक्वल्स ही कहिए, और आपने एक कंडीशन तो लगाई रखी है, दैट इज इक्वल्स टू अक्टूबर। और नीचे देखिए आपको 2 रेडियो बटन मिल रहे हैं, एक है एंड, दूसरा है और। एंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में एंड को क्या कहते हैं? और कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन हम और नहीं बोलेंगे, क्योंकि और बोलेंगे तो ये वाले और का कंफ्यूजन होगा। तो हिंदी में हम एंड को कहते हैं तथा। तथा का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई हो और सभी कंडीशंस ट्रू हो। तो एंड मतलब ज्वाइन करना, एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना। तो एंड पे रहेंगे, सिलेक्शन रखेंगे। और का मतलब होता है अथवा, है ना, एल्स। तो अगर और पे सिलेक्शन करेंगे तो ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली, अथवा या बोलते हैं ना, तो इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो होगी। एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो होंगी। तो एंड हम तब यूज करते हैं जब हम एक साथ 2 कंडीशन लगा रहे हैं और दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मतलब मंथ शुड बी इक्वल टू अक्टूबर एंड, एक बार फिर यहाँ आएंगे और क्या कहेंगे, इक्वल्स टू वट एवर मंथ वी नीड, मे, और आप कह दीजिए ओके, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स, और दोनों में से जो भी मंथ हो, अक्टूबर हो
या फिर क्या हो, या इक्वल हो मई के, मतलब जहां जहां उसे अक्टूबर या मई वाले मंथ मिलेंगे तो वो आपको दिखाएगा। अगर हम एंड कह देते हैं तो वो एक ऐसी सेल ढूंढेगा जहां मई भी लिखा हो और अक्टूबर भी लिखा हो। तो ऐसी तो कोई सेल है ही नहीं जहां मई और अक्टूबर दोनों साथ में लिखे हो, तो वहां पर अप्लाई नहीं होगी ये चीज। तो अथवा यानी और वाली कंडीशन अप्लाई होगी, इंग्लिश का जो और है। और ये देखिए एक साथ 2 मंथ्स भी आपको दिखा सकता है। हमने कहा हमें सारे मंथ्स नहीं देखने हैं, मतलब हमें सब मंथ्स देखने हैं, सिर्फ हमको इसमें मान लीजिए जून नहीं देखना है। जनवरी से लेके दिसंबर तक सब देखने हैं, बट जून को नहीं देखना है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इसमें केवल जून को डीसिलेक्टेड रखते हैं, बाकियों को सिलेक्ट करते हैं, पर हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे, पहले हम इसे क्लियर कर दे रहे हैं, फिर हम यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर में आए और कह दिया डज नॉट इक्वल टू व्हाट, जून, शायद हमने ऐसे लिखा है। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिख रहा है, लेकिन मई के बाद देखिए सीधे जुलाई आ गया, जून नहीं आया। तो बहुत सारे डेटाबेस डेटा बना हुआ है, बहुत सारा डेटा है, और उसमें से किसी एक स्पेसिफिक मंथ या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नहीं देखना है इंफॉर्मेशन, बाकी सबकी देखनी है। तो सीधे डज नॉट इक्वल टू आएंगे। माने ये कंडीशन देखिए आपको खुद से अप्लाई करनी है, क्राइटेरिया आपको सारे मिल रहे हैं, बस ये आपको खुद से चेक करना है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो मंथ को लेकर के ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया जाता नहीं सारे मंथ का नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ मान लीजिए कह दीजिए कि हमें देखना है सिर्फ मार्च का, लेकिन मार्च में भी हमें उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखनी है जिन प्रोडक्ट्स का प्राइस मोर देन 5000 है। अब यहां पर देखिए 2 डिफरेंट कॉलम्स पर 2 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। पहली क्या थी, पहली ये कि हमें एक स्पेसिफिक मंथ का देखना है, सिर्फ मार्च का देखना है, पर मार्च में लिस्ट में केवल वही प्रोडक्ट्स हमारे एन लिस्ट हों, वही दिखाई दें जिनके प्राइस की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5000, 5000 से जिनकी ज्यादा सेल हुई है केवल वो दिखाइए। तो क्या करिए, पहले मंथ पे आइए, यहां से कह दीजिए मार्च, एक एक करके ही कंडीशन लगेगी और ये भी हम ही सोचेंगे पहले कौन सी लगानी है। तो हमने कहा पहले हम मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब उसमें से भी किसे देखना है, केवल वो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5000। तो प्राइस के कॉलम पे आएंगे और यहां से नंबर फिल्टर में आएंगे, वहां टेक्स्ट फिल्टर से देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली नंबर फिल्टर्स, और कंडीशंस तो मिल ही रही है। अब आपको देखना है ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन 5000, ओके एंड यू आर डन। तो सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्च में जिनकी प्राइस की वैल्यू इज अबव 5000। तो ऐसे आप एक से ज्यादा कंडीशन थी, इससे पहले हम एक ही कॉलम पर एक से ज्यादा कंडीशन लगा रहे थे, है ना, कि भाई मई भी दिखाइए अक्टूबर भी दिखाइए, तो वो सिंगल कॉलम पे थी। अब डिफरेंट कॉलम्स पे आप लगा रहे हैं। उसमें भी आपने अगर कहा कि भाई मार्च में केवल उन प्रोडक्ट्स की प्राइस लिस्ट दिखाइए जिनका प्राइस तो ग्रेटर देन 5000 हो और रेट की वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 20 हो, सपोज 20 रुपए से ज्यादा का रेट जिनका हो वो दिखाएं। तो आपने देखिए मंथ को अप्लाई कर लिया है, आपने प्राइस को अप्लाई कर लिया है। अब आप रेट कॉलम पे आइए और यहाँ नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन जो कुछ भी देना चाहते हैं और दीजिए। तो कंडीशन अगर आपने सही लगाई है ना तो आप चीजों को सही ढंग से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अगर सही ढंग से नहीं लगाई है तो फिल्टर कमांड ही आपके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है। इसीलिए आज एडवांस फिल्टर की बात नहीं करेंगे, केवल फिल्टर की बात करेंगे, क्योंकि एडवांस फिल्टर का एक अलग ही तरीका है, एक अलग ही पैटर्न है, वो भी बताएंगे बट वो आगे बताएंगे। तो इतना पहले हमें आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आप एक किसी भी कॉलम पर फिल्ट्रेशन अप्लाई कर चुके हैं तो फर्दर जो भी कंडीशंस अप्लाई होंगी वो फिल्टर्ड डेटा पर ही अप्लाई होंगी। जैसे अभी आप इसको हम अनफिल्टर कर रहे हैं रेट वाली कमांड को, अगर हमने इतना अप्लाई कर लिया था कि मार्च में केवल उन प्रोडक्ट्स की प्राइस दिखाइए जिनका की प्राइस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000, और अब अचानक से अगर आपकी डिमांड ये होती कि मंथ का कोई लोचा नहीं है, किसी भी मंथ का दिखाओ लेकिन प्रोडक्ट्स वही दिखाइए जिनका रेट इज ग्रेटर देन 25, तो अब मंथ अगर आप अनफिल्टर नहीं करते हैं तो ये सिर्फ मार्च पे ही दिखाएगा, क्योंकि एक बार जितना डेटा फिल्टर हो जाता है उसके बाद जो भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो उसी फिल्टर डेटा पे अप्लाई होती हैं। इसीलिए कब फिल्टर करने के बाद कब अनफिल्टर करना है ये भी
यूजर को खुद पता होना चाहिए, उसी को डिसाइड करना है, और चॉइस और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही फिल्टरेशन और अनफिल्टरेशन होता है। इसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि नहीं जी अब मंथ आपने फिल्टर कर लिया है तो अब आप प्राइस को नहीं कर सकते, या प्राइस कर चुके हैं तो रेट पे नहीं काम, कहीं भी काम कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आपकी जरूरत क्या है, कंडीशंस कितनी अप्लाई हो रही हैं, कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं है। बट द थिंग इज कि आपको ये खुद जज करना है कि किस तरीके के डेटा पे कैसी कंडीशन लग सकती है, तो उसी को आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी ऐसे वेग मैनर में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको अभी फिलहाल ये सिंपल फिल्टर? ओके, अभी सारे यहाँ से फिल्टर्स हटा रहे हैं हम, अब कोई भी हमारा कॉलम फिल्टर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि किसी भी मंथ में हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के नाम दिखाइए जिनके के रेट्स 55 से अबव हैं। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो 55 रुपीज से अबव के रेट पे गए हैं और किस किस मंथ में गए हैं? ये क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। I want to see names of all products having rates more than rupees 55 and किस मंथ में, which month is that? तो इसके लिए हम कौन कौन सी कंडीशंस किस किस कॉलम पे अप्लाई करके फिल्टर करेंगे बताएं। मैम सिर्फ रेट वाले कॉलम में लगाएंगे, इससे मंथ निकल ही आएगा बगल में। यस, भले ही हमने इसमें प्रोडक्ट का नाम भी बोल दिया है, हमने मंथ का नाम भी बोल दिया कि भाई किस किस मंथ में आए, लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको उसी में अपना लॉजिक अप्लाई करना है कि सिर्फ रेट वाला मंथ कॉलम करो। तो रेट वाले कॉलम में आके अगर आप यहाँ से क्या देते हैं ग्रेटर देन 55, तो वो अपने आप ही बताएगा ये प्रोडक्ट है और इस महीने में गए। तो बोलने को समझना और उसके अकॉर्डिंग लॉजिक अप्लाई करना, क्योंकि हो सकता है अभी तो शुरुआत है, आप में से बहुत लोग बिगनर्स भी हैं जिन्होंने कभी ये कमांड अप्लाई नहीं की है, तो उनको ये लग रहा होगा कि अब मंथ ये तो हो गया चलो रेट, अब मंथ कैसे लाएं वो वाले, या मैम ने प्रोडक्ट का नाम बोला तो प्रोडक्ट कौन सा फिल्टर होगा। तो कुछ नहीं, बस जो कंडीशन दी गई है वही आपको अपनी अकॉर्डिंगली अप्लाई करनी है और काम हो जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि भाई फरवरी में माजा था, अप्रैल में फ्रूटी गया है, जून में ये, जून में 2 प्रोडक्ट्स गए, अक्टूबर में भी 2 गए, बाकी किसी भी मंथ में 55 रुपीज से ज्यादा के रेट का कोई प्रोडक्ट नहीं गया है। सो इस तरीके से एनालिसिस करके, और ये जो कमांड है ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि फिल्टर, आप एनालिसिस करके अपने रिजल्ट्स, अपने रिपोर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं, यही इसका एडवांटेज है। तो ये फिल्टर कमांड है जिसे आप यूज करते हैं, जब तक आपको चाहिए रखिए, आपको अगर नहीं चाहिए आप फिल्टर कमांड को रिमूव कर सकते हैं। 1 मिनट देख लीजिए, सोच लीजिए, और कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में आ रही हो तो प्लीज बताइए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन, ये चीज अगर कैसे करनी है तो बताइए, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मैम मेरा एक है। हाँ हाँ बताइए। मैम क्वेश्चन नहीं, वैसे ये पूछना था मुझे कि फिल्टर कमांड और जैसे फॉर्मेट एज टेबल, तो फॉर्मेट एज टेबल ज्यादा बेटर है फिल्टर से, क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते भी हैं तो फॉर्मेट एज टेबल में ऑटोमेटिकली नीचे ऐड होता रहता है, बट फिल्टर में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वो पर सेल लगाना पड़ता है। जैसे किसी डेटा को अगर हम लोग फॉर्मेट एज सेल करें, सॉरी टेबल, तो उसमें अगर हम नया डेटा ऐड भी करते हैं तो वो उसमें हम लोग को, जैसे उसमें और फॉर्मूला लगा भी है तो उसमें हम लोग को वो सेल सेलेक्ट करके दोबारा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता है। तो मैम ये फिल्टर ज्यादा बेटर है कि वो फॉर्मेट एज टेबल? देखिए फिल्टर डेटा को बाइफरकेट करने के लिए। हाँ नहीं, फॉर्मेट एज टेबल जो है वो बाइफरकेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ये है कि अगर आप फॉर्मेट भी चाह रहे हैं और फिल्टर भी चाह रहे हैं तब उसके लिए आप यूज कर रहे हैं। भाई अगर आप बाइफरकेट भी करना चाह रहे हैं बट आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी चाहते हैं एंड आपकी जरूरत है कि आप ऑटो टोटलिंग, ऑटो सम भी करना चाहते हैं, तब ऑब्वियसली आप फॉर्मेट एज टेबल ही यूज करेंगे, क्योंकि जैसा आपको ये पता ही है कि वो ऑटोमेटिकली टोटल करता रहता है नया डेटा ऐड करने पर, है ना। लेकिन फिल्टर कमांड तब यूज की जाती है जब पहली चीज तो इसका फिल्टर फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें फॉर्मेटिंग करनी ही नहीं है, हमें कोई अब नया फर्दर डेटा ऐड करना ही नहीं है। हम ऑलरेडी अपना पूरा डेटा फीड कर चुके हैं, पूरी मंथली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट हम बना चुके हैं। अब सिंपली हम रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं या हम रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, तो बाइफर्केशन करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो आप फिल्टर कमांड का यूज करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है इन दोनों की आपस में एज सच ये कोई समानता नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में एज सच कोई ये कंपैरिजन है कि विच वन इज बेटर। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें चाहिए कि भाई फॉर्मेट भी करो और ये भी करो और नया डेटा ऐड करने के बाद उस पर ऑटो अपडेशन भी करो, तो ऑब्वियसली आप फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहा हमें फॉर्मेट चाहिए नहीं है, हमारे पास कलर प्रिंटर नहीं है, एक सिंपल सा काम करना है, हम प्रिंटर की इंक वेस्ट करना ही नहीं चाहते, हमें कोई नया डेटा ऐड करना ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्स ही अप्लाई करने हैं, तो उस सिचुएशन में हम फिल्टर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और कोई बोले, और किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा? चलिए खैर आप लोग देख लीजिएगा एक बार इस चीज को वापस से, कोई आपका क्राइटेरिया या कोई ऐसी कंडीशन हो जो आपसे सेटिस्फाई ना हो पा रही हो और फिल्टर ना अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप नेक्स्ट सेशन में हमें बताइएगा, तो हम उसको आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। तो ये सिंपल फिल्टर्स थे जिसको हमने यूज किया, और इसके साथ ही अब हमारा होम टैब पूरी तरह खत्म हो चुका है। होम टैब में जितने ऑप्शंस आपको बताने थे सारे हमने आपको बता दिए हैं, और हमारा पूरा ये डेटा कैसे प्रिपेयर होना ये चीज है। अगले टैब पे बढ़ने से पहले हम आपको एक नया डेटा बनाने की भी बात करेंगे, सैलरी का डेटा बनाने की भी बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने मार्क्स रिपोर्ट बना ली होगी, ये जो कुछ इस तरीके से डेटा था ज्यादातर लोगों ने बना ही लिया होगा, फिर भी ना बनाया हो तो देखिए इसको भी आप बनाइए, और इसमें भी वही चीज अप्लाई होती है कि सभी मंथ्स का डेटा नहीं देखना है। जैसे इसमें हम ये डेटा कॉपी कर ले रहे हैं, फिर फिलहाल अपने लिए तो हम कॉपी ही कर ले रहे हैं। मैम हाँ बोलिए बोलिए शालिनी। मैंने बना लिया है बट कॉपी नहीं किया इसको। अच्छा कोई नहीं, आप कॉपी भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे यूनिट टेस्ट 4 तक का हमारा डेटा बना हुआ है, अगर तो हम चाहते थे कि केवल यूनिट टेस्ट 3 का देखना है, तो फिल्टर बटन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, और सिर्फ यूनिट टेस्ट 3 देखना है तो यहाँ से आते इक्वल्स, और बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे वहां पे लिखा हुआ है, मतलब जो स्पेस वगैरह है वो सब वैसे ही देना है, यूनिट टेस्ट 3। अब यूनिट टेस्ट 3 में भी देखना है कि किस बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन 85 है, तो बस परसेंटेज पर आइए और यहाँ फिल्टर में आइए, ग्रेटर देन दीजिए 85.00%, ओके। तो पता चल जाता है कि भाई 2 बच्चे हैं, नमन और राधिका, जिनकी परसेंटेज इतनी है। या आपको देखना है कि कितने बच्चों की परसेंटेज 80% से 90% के बीच में है, नंबर फिल्टर, फिर क्या देते हैं यहाँ पे बिटवीन 80% टू 90%, और ओके करते हैं। तो इस तरीके से कहीं भी आप चीजें कर सकते हैं, मतलब वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए ही नहीं है, आप फिल्टर बटन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब आपको यहाँ पर परसेंटेज को अनफिल्टर करना है पहले, और फिर आप यूनिट टेस्ट नेम को अनफिल्टर कर लीजिए। तो यहाँ भी आप वही चीजें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके सब्जेक्ट 4 में किसी एक यूनिट टेस्ट में लेस देन 50 मार्क्स आए हैं, कुछ भी ऐसे आपको देखना है। और प्लीज इस चीज को बिल्कुल भी उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेट मत कीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फिल्टर बटन दो अलग चीजें हैं। कंडीशनल फॉर्मेट सिर्फ हाईलाइट करता है आपके टेक्स्ट को, आपके डेटा को, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिंगल कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशंस। बट ये क्या करता है, ये सिर्फ सामने ही ला देता है, ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, ये एक्सट्रैक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन को छान के आपके सामने रख दे रहा है, क्योंकि फिल्टर का लिटरल मीनिंग छानना ही होता है। तो छान के सिर्फ वो चीज आपको दिखा दे रहा है जितना आपको देखना है, बाकी सारी चीजें आपकी आंखों के आगे से हट जाती है। ठीक है, तो इस पर भी आप फिल्टर बटन अपने अप्लाई करिएगा, कमांड्स अप्लाई करके देखिएगा, कंडीशंस लगाइएगा, और जो भी आपका हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी कंडीशन है जो नहीं अप्लाई हो पा रही है तो बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी का डेटा। एक बड़े कॉमन डेटा है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। तो सैलरी का डेटा भी मंथली होता है, क्योंकि देखिए सैलरी में क्या होता है कि कुछ चीजें तो फिक्स होती हैं हमारी,
बेसिक सैलरी हमारी फिक्स होती है और उनके बेसिस पे जो पर्क्स हमें हर महीने हमारी कंपनी देती है वो फिक्स है। लेकिन कुछ चीजें हमारी भी सैलरी के हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे कि अगर हम छुट्टी लेते हैं तो सैलरी का पैसा कटता है हमारा, या फिर जैसे कि अगर हम सेल में हैं, सेल वगैरह डिपार्टमेंट में, तो जैसी सेल करते हैं उसके हिसाब से कंपनी हमें कमीशन देती है। तो उनके बेसिस पे जो हमें सैलरी इन हैंड मिलती है, हाथ में जो आती है, वो अलग होती है। आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि भाई बेसिक तो हमारी इतनी है लेकिन मिलती इतनी है, कट वट के इतनी मिलती है। क्यों? क्योंकि सैलरी में से कुछ चीजें कटती हैं और कुछ चीजें ऐड होती हैं, तो वो हमारी एक फाइनल सैलरी बनती है जिसे हम नेट सैलरी कहते हैं। तो नेट सैलरी कैलकुलेशन का एक डेटाबेस बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइएगा। अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा मंथ का है, पहला कॉलम मंथ ही रहेगा, फिर एक सीरियल नंबर डाल लेते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू नो कि कितने लोगों का काम हो रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉइज के नाम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं उनकी बेसिक सैलरी, यहाँ पर लिखते हैं उनका HRA, जो कि मान के चल रहे हैं कि HRA बेसिक सैलरी का 12% दिया जा रहा है। फिर उनको DA मिल रहा है, DA मान लीजिए बेसिक सैलरी का 8% मिल रहा है। फिर उनका PF हर महीने सैलरी से कटता है, दैट इज सपोज 17% ऑफ बेसिक। बेसिक सैलरी की सैलरी से 17% PF कट जाता है। फिर अगर सेल्स का डेटा बना रहे तो सेल कितनी की और सेल के बेसिस पर कमीशन कितना बना। फिर एम्प्लॉय ने छुट्टी कितनी ली, छुट्टी के बेसिस पर उसका पैसा कितना कटा, तो डिडक्शन। और फाइनली हम निकालेंगे नेट सैलरी। सिर्फ हम 10 लोगों के लिए ये काम करेंगे और कुछ भी नाम लिख लेते हैं। और यहाँ पर बेसिक सैलरी लिखी है। देखिए जब आप लोग भी ये डेटा प्रिपेयर कीजिएगा तो बेसिक सैलरी लाखों करोड़ों में मत डाल दीजिएगा, इतनी डालिएगा कि आप उसे एनालाइज भी कर सकें कि हाँ ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। एक कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों की सैलरी सेम नहीं होती है, उनकी सैलरी डिफरेंट होती है, पर सबकी डिफरेंट भी नहीं होती, कुछ लोगों की कॉमन होती है। तो यहाँ हम पोस्ट वगैरह में तो पढ़ नहीं रहे कि क्या प्रोफाइल है क्या पोस्ट है, सिर्फ बेसिक सैलरी डाल रहे हैं। तो मिनिमम हम डाल देते हैं कि किसी की भी 15,000 से कम तो है ही नहीं ऐसे, और मैक्सिमम एक सोच लेंगे कि 50,000 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो जरूरी नहीं कि पहला 15,000 हो, मान लीजिए 22,500, 20,000, 25,000, 18,500, 15,000, 22,000, ऐसे हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू हमने कहा 30,000 से ज्यादा मान लीजिए किसी की नहीं है। ऐसे कुछ भी अपने मन में सोच लीजिएगा वैल्यू जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी। अब आपको ये चीज जो है ये फिक्स है, ये कभी नहीं बदलने वाली, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि एम्प्लॉय का प्रमोशन या डिमोशन ना हो, ठीक। अब आपको क्या निकालना है उसकी सैलरी का HRA। HRA जो हाउस रेंट मिलता है, तो सपोज 12% मिलता है, 12% किसका, इस सैलरी का। मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ऐसे तो अलग से कैलकुलेटर रख के बैठेंगे और सैलरी का 12% निकालेंगे। ऐसे क्या कर देंगे, पहले एरिया सिलेक्ट करिए, इज इक्वल टू का की प्रेस कीजिए, सैलरी सिलेक्ट कीजिए, इनटू सैलरी इनटू 12/100 कहिए, या तो आपको ये करना होगा, या आप कहिए सैलरी इनटू 12%, बस इतना ही कर दीजिए। और इतना करने के बाद एंटर प्रेस करने के बजाय क्या प्रेस करें, क्या बताया था, क्या प्रेस कर सकते हैं कि एक बार में ही काम हो जाए। हाँ मैम एड प्लस इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करें। निलिया क्या बताया था, मैम आल्ट प्लस ऑल्ट इक्वल्स टू। गरिमा ये सही बता रही हैं मैम आल्ट प्लस परसेंट, ऑल्ट प्लस परसेंट, नो 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 मैम, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट। और कोई, आयुष बताइए क्या बताया था हमने, जो याद नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। याद नहीं आ रहा है।
हमने बताया था कि जब आप एक फॉर्मूला या फंक्शन लिखते हैं किसी सेल के अंदर और लिखने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपको फॉर्मूला या फंक्शन ड्रैग करके उसे अप्लाई ना करना पड़े, बल्कि कुछ ऐसा हो कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई हो जाए, तो जो भी फॉर्मूला आप लिख रहे हैं लिखने के बाद, वैसे तो नॉर्मली हम एंटर प्रेस करते हैं, लेकिन एंटर प्रेस करने के बजाय क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। ऑल्ट इक्वल्स टू तब यूज करते हैं जब आप ऑटो सम करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट परसेंट कब यूज करते हैं, जब आप परसेंट स्टाइल अप्लाई करते हैं। हम यहाँ कोई स्टाइल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम सिर्फ परसेंटेज इतनी निकालनी है, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, सिर्फ हमें इस फॉर्मूले को बाकी सब पर अप्लाई करना है। तो देखिए जैसे ही कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्टेड एरिया पर अपने आप ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डीए, तो फिर बेसिक का कितना परसेंट है, 8%। देखिए फर्क ये पड़ रहा है, अब एंटर करने पर आप यहाँ आते हैं, फिर आप क्या करते हो, आप ड्रैग करते हो। एक तरीका ये बताया था कि आप इज इक्वल टू इंटू 17% क्या करते हैं कि आप पहले पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू बेसिक इंटू 17%, और आप एंटर करते हैं, तब भी आपको कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ता है। तो इन सबसे सरल क्या लगा, इन सबसे सरल ये लगा कि हम पहले पूरा एरिया सिलेक्ट करें, फॉर्मूला लिखें और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दें। जैसे फिर से हम आपको दिखाएंगे, देखिए सेल हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, डिफरेंट, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, 4 फिगर सेल लिख रहे हैं, बस 5000, 8000, 15, बस इतना, 8500, 10,000, 3,500, 4,500, 8,000 और 12,000 और 10,000। अब सेल के बाद हमें क्या देना है, हमें देना है कमीशन, और कंपनी की ये स्ट्रैटेजी है कि कमीशन वो सेल का 5% देंगे। कितनी भी सेल एम्प्लॉय ने की है, जो भी की हो, उस सेल का 5% उसे मिलने वाला है। तो देखिए क्या करते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू सेल इनटू 5% एंड कंट्रोल एंटर, एंड दिस इज हाउ आपका काम आसानी से हो जाता है। अब आती है बात लीव्स की। हर एम्प्लॉय छुट्टी ले ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा ले लेते हैं सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर, कुछ लोग कम भी लेते हैं। तो ये भी वैरी करती हुई फिगर रखनी है, लेकिन ज्यादा छुट्टियां मत देना। कई बार बच्चों को बोलते हैं वो एक महीने में 40-40 छुट्टियां भी दे देते हैं, तो क्या है, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 1 भी नहीं ली, मान लीजिए इन्होंने 5 ले ली, इन्होंने 3 ली, इन्होंने छुट्टी ही नहीं ली, 1 ली, 2 ली, 7 ली, 1 ली। अब एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा छुट्टी के बेसिस पर कितना कटेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। आपके यहाँ कैसे कैलकुलेट होता है परसेंटेज? सैलरी आप जब लीव लेते हैं तो पैसा कितना कटता है, मतलब कैसे उसका हिसाब कैसे लगता है? मैम इसमें हमें तो हाफ डे लगता है, या तो फिर मान लीजिए, चलिए अगर हाफ डे टाइम के लिए आते हैं तो, हाँ। नहीं, हमने मान के चला कि ये पूरी फुल डे कुछ टाइम के लिए लीव है। जाते हैं तो वो देखिए वैसे तो हर कंपनी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती है। आपके घर में भी सर्वेंट्स आते हैं या मेड सर्वेंट जो भी होते हैं, आप अगर मान लीजिए एक बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपकी मेड आती है, आप उसे 1 महीने का सपोज 300 रुपए देते हैं मान लीजिए, और वो अगर 4 दिन नहीं आई, उसने छुट्टी ले ली 4 दिन की, तो आप क्या करते हैं कि अगर उसके आप पैसे काटेंगे तो कैसे काटेंगे कि 1 दिन की सैलरी निकाल लेते हैं। अब 1 महीने में अगर 30 दिन है तो 1 दिन की सैलरी 10 रुपए हुई, तो जो 10 रुपए थे यानी 1 दिन की सैलरी थी, वो मल्टीप्लाई किससे हो गई, लीव से। तो टोटल उसके कितने पैसे कटे, कितने रुपए कटे, 40 रुपए। तो 300 में से 40 रुपए काट करके आप इतना उसे हैंड ओवर करेंगे। एक बहुत कॉमन प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी यही होता है, अगर छुट्टी ली है तो 1 दिन की सैलरी पता होनी चाहिए, उस 1 दिन की सैलरी को लीव से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डिडक्शन का अमाउंट निकल आएगा। पर 1 दिन की सैलरी भी तो कॉमन नहीं होती, क्योंकि कुछ मंथ होते हैं 30 डेज के होते हैं, कुछ मंथ 31 डेज के होते हैं। तो उसके लिए 1 दिन की सैलरी 30 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ कंपनियां तो ये करती हैं कि जिनमें 31 डेज होते हैं, जिन मंथ्स में, उनको 31 से डिवाइड करते हैं, 1 दिन का सैलरी पर डे निकाल लेते हैं।
और जो 30 डेज का मंथ होता है उसमें 30 से डिवाइड करके काम करते हैं। लेकिन काम को इजी करने के लिए कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो सभी महीनों को मानती है कि 30 दिन के हैं, ना कोई महीना 31 दिन का है, ना कोई मंथ 28 या 29 डेज का है, सभी मंथ 30 डेज के हैं, काम को आसान करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि एक दिन की सैलरी 30 से डिवाइड की जाती है, चाहे किसी भी मंथ की हो। तो दोनों काम अलग अलग करने की जरूरत नहीं कि सैलरी पर डे एक अलग कॉलम बनाया जाए और फिर उसको लीव से मल्टीप्लाई करके डिडक्शन निकाला जाए। दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू, पहले सैलरी पर डे निकालेंगे, एक दिन की सैलरी। तो सैलरी के लिए बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना होगा, डिवाइडेड बाई 30 से डिवाइड करें। इतना अगर हो जाए तो सैलरी पर डे मिल जाएगा। इसी को आप किससे मल्टीप्लाई करिए? लीव से, और कंट्रोल एंटर। अब ये राउंड में अगर आपको फिगर करनी है, क्योंकि बहुत सी वैल्यूज आपकी जो है इस तरह से आई है डेसिमल में, तो राउंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। ये देखिए अब सबका राउंड फिगर आ गया। तो जिसने 2 छुट्टी ली उसका 1500 कट रहा है, जिसने एक भी नहीं ली उसका कुछ नहीं कट रहा है। तो और ये किस बेसिस पर? सैलरी के बेसिस पर, क्योंकि सभी की 2 छुट्टियों के 1500 रुपए नहीं कटेंगे। इनके 2 छुट्टी के 1500 कट रहे हैं, तो इनके 2 छुट्टी के 2000 कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सैलरी 22,500 है तो इनकी सैलरी 30,000 है। माने ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा सैलरी के बेसिस पर, जो बेसिक सैलरी है उसके बेसिस पर। बस अब आपने सब कुछ तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट सैलरी। नेट सैलरी जिसमें बेसिक सैलरी में कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लें। ऐड क्या होना, उसके लिए प्लस का साइन लगाएं। हाउस रेंट मिलेगा प्लस डीए मिलेगा प्लस कमीशन मिलेगा। ये तो मिलने वाली बात हो गई। कटेगा क्या? उसके लिए माइनस क्या हमारा कटेगा? पीएफ कटेगा, और क्या हमारा सब साथ में छुट्टी का पैसा डिडक्शन। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाया, सब कुछ किया, और अपने यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की नेट सैलरी निकाल ली। और जब सैलरी निकाल ली, इसके बाद आप इसे ड्रैग करें और सबकी सैलरी आपके पास आ गई है बिल्कुल एकदम। देखिए अगर कहीं कुछ भी अमाउंट है, एक एक पैसे का पूरा हिसाब है। तो यही आपको भी करना है। अब ये काम आपको करना है 12 महीने के लिए, और आपके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा कि ये तो 12 महीने की बात होगी। मैंने फिर से मैम ने बता दिया इतना पूरा किस तरह से, तो हम पहले करके आए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सी चीजें कॉमन है। जैसे मैंने बोला कि हर समय एम्प्लॉय काम नहीं छोड़ता, तो नाम नहीं बदल रहा, बेसिक नहीं बदल रही, तो ये सब भी नहीं बदल रहा, सब कुछ एज इट इज ही रहना है। इसको कॉपी करके पेस्ट कीजिए। इसको कॉपी करके ऐसे 12 डिफरेंट मंथ्स के लिए पेस्ट किया जा सकता है। पूरा आप यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, ये 4 महीने बन गए, तो चारों ऐसे एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी, और ये लीजिए पूरे 12 महीने का डेटा हो गया पूरा प्रिपेयर। मंथ का नाम लिखना अब आपको बहुत अच्छे से आता है। सिर्फ एक बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आपने नेक्स्ट मंथ का नाम लिखा, सिलेक्ट कीजिए 10 तक जहां तक भी, और कंट्रोल डी, बस इतना ही करना है। मार्च सिलेक्ट कीजिए लास्ट, और यहाँ तक ऐसे, और बस। अब तो क्या है, सेल आपको चेंज करनी है, क्योंकि सेल कमीशन कैलकुलेट होगा सेल के बेसिस पर। हर मंथ हम सेल सेम नहीं करते, हर महीने छुट्टियां हम सेम नहीं लेते, तो नेट सैलरी भी उसके हिसाब से बदलेगी। फॉर्मूला आप ड्रैग कर सकते हैं पूरा, जहां तक भी आपको चाहिए ये लीजिए। फॉर्मूला आपने ड्रैग कर दिया, बस अब क्या करना है, आप तो सिर्फ सेल की फिगर डालनी है। बस इस तरह से ये सेल का कमीशन आता जाएगा। ऐसे ही आप छुट्टियां लेते जाइए। ये देखो काम करने में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा अगर वाकई में आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए पूरा एक रिदम बनता चला जाता है, और काम करने में आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकती। ये चीज है। तो देखिए इतनी आसानी से 12 महीने की सैलरी आप कर लेंगे। 5 मिनट नहीं लगे, अभी इतना हो गया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और लगाएं तो ये आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सैलरी का डेटा आप बनाइएगा। तो प्रोडक्ट का जो डेटा बना है, मार्क्स का डेटा बना है, सैलरी का, इन सब पर आप अपनी फिल्टर कंडीशन अप्लाई कीजिएगा और काम करके देखिएगा।
कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। इसके अलावा यदि आपको किसी को लगता है कि कुछ इस तरीके का डेटाबेस बनाना आना चाहिए और आपको लगता है अगर किसी को, तो हमें बताइएगा, और हमें भी, अगर हम भी आपसे अग्री कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा डेटा बनाना आना चाहिए, तो वो हम आपको बता देंगे। बेसिक यही डेटा होते हैं, बाकी तो कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती हैं चीजें। फीस का डेटा आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स का, कि बच्चे की टोटल फीस कितनी थी, उसने पे कितनी की। आप बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट तो नहीं कह रहे फिलहाल हम, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया यहाँ पर यहाँ आपने डेट डाल दी और यहाँ पर आपने डाल दिया कैश इन हैंड, ठीक है, यहाँ आपने डाला डिपॉजिट डाला, चलिए कैश इन हैंड रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं अमाउंट, यहाँ पे डिपॉजिट है, यहाँ पर है विथड्रॉल, और अब आपको निकालना है बैलेंस। ये काइंड ऑफ बैंक स्टेटमेंट ही है। ठीक है, और यहाँ हमने मान लीजिए 1 मंथ का डेटा बना लिया, ज्यादा नहीं, 31 मई तक हम ले आए ड्रैग करके। अब हमने कहा कि किसी, अगर सपोज एक पर्सन का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किसी के अकाउंट में अमाउंट थी मान लीजिए 5 लाख, ठीक है। अब डेट वाइज फिलहाल 1 मई को, 1 मई को इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। ट्रांजैक्शंस होते हैं, कभी कभी डिपॉजिशन होता है, विड्रॉल होता है, और उसके बेसिस पर बैलेंस कैलकुलेट होता है। तो बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है बताइए? बैलेंस निकालना है तो क्या करना होगा? अगर आप ही का अकाउंट है और आपके मान लीजिए अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो अगर आप अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो ऐड हो जाता है ना प्रीवियस अमाउंट में। और अगर आप विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो वो अमाउंट में से कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, तभी तो बैलेंस निकलता है। तो बैंक स्टेटमेंट तैयार की जा रही थी इंडिविजुअली, तो हमने कहा कि भाई डिपॉजिट ऐड होता है किसमें? प्रिंसिपल अमाउंट में या अमाउंट में, अमाउंट अवेलेबल में, और विड्रॉल जो होता है वो लेस होता है। तो बैलेंस कैलकुलेट कर सकते थे इज इक्वल टू अमाउंट प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉल, दैट्स इट। और पूरे मंथ के लिए ये फॉर्मूला हम कॉपी कर सकते थे ऐसे। अब क्या है, अगर हमने कहा 1 मई को कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुई पर विड्रॉ हुए, मान लीजिए हमने कुछ अपने बिल्स, कुछ एक्सपेंसेस किए थे, तो देखिए ये अपने आप ही अमाउंट डिडक्ट हो गई। अब कितना बचा? 4,87,500 रुपीज आपके पास बचे। तो अगले दिन अगर आज ये अमाउंट 1 मई को इतनी थी, तो नेक्स्ट डे आपके पास अमाउंट कितनी अवेलेबल है? 4,87,500। अब फिर आज कुछ पैसा जमा किया, हाँ आज 2,000 रुपए कहीं से मिले थे, जमा किए। आज कुछ खर्चे किए, हाँ 5,000 रुपए निकाले थे। इस तरह से आप अकाउंट बनाते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है बताइए? किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं मैम। नहीं है, बिल्कुल सही बात है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा जो आ रहा है, जमा हो रहा है, वो जुड़ रहा है, और जो खर्च हो रहा है वो कट रहा है। पर एक प्रॉब्लम, एज एन एम्प्लॉय अगर मुझे ये काम करने दिया जाए, तो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लास्ट डेट का क्लोजिंग बैलेंस था, लास्ट डेट में जितना अमाउंट अवेलेबल था, नेक्स्ट डेट में वो अमाउंट हमें डालनी पड़ रही है। हमें हर बार कहना पड़ रहा है कल कितना था? 484500। अब हम इस पे ये काम करें जो भी, तो यहाँ पर जो है फिर आपका जो है अकॉर्डिंगली अमाउंट अपडेट होती है। मगर हम चाहते क्या है कि लास्ट डेट का अमाउंट, बैलेंस अमाउंट हमें नेक्स्ट डे में अपडेट ना करना पड़े। कुछ ऐसा हो कि यहाँ जैसे ही ये वैल्यू आए तो यही वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ जाए, और हमें सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल डालना पड़े और बैलेंस अपने आप अपडेट हो, और जैसे ही बैलेंस अपडेट हो अमाउंट अवेलेबल भी ऑटो अपडेट हो जाए। ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब हटा दे रहे हैं यहाँ से। जब हम ये काम करना चाहते हैं और पहला ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है 1 डेट का, तो हम क्या करेंगे? चाहे पहले कराओ या ना कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी ना कराओ,
हमें सिर्फ ये पता है कि हमने फॉर्मूला क्या लगाया है कि इसमें हमारा ऐड होगा ये और सब्ट्रैक्ट होगा ये, बस फॉर्मूला लगा लिया, अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए जिसमें हम चाहते हैं प्रीवियस डेटा अपडेट करना, प्रीवियस डेट का डेटा अपडेट करना। तो इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और क्या करिए, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाइए और इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिए बस। और इसके बाद यही रेफरेंस पूरा मंथ या पूरे ईयर के लिए कॉपी कर लीजिए। अब आप कहेंगे मैम ये तो सब कुछ ऐसे ही आ गया, कोई बात नहीं है। आज मान लीजिए डिपॉजिशन हुआ 2000 का और विड्रॉल हुआ 55,000 का। अब देखिएगा आप इधर जो आ रहा है वो अपने आप इधर आ रहा है। 12,000 जमा किए, 2,000 निकाले, है ना, 15,000 जमा किए, 22,500 निकाले, 10,000 जमा किए, 12,000 निकाले, 1,00,000 जमा किए, 50,000 निकाले। आप देख रहे हैं सिर्फ हमें डिपॉजिट और विड्रॉल डालना है, बाकी ये सब अपने आप अपडेट हो रहा है। बैंक्स में इस तरीके का डेटा या जहां भी मनी लेंडिंग या इस तरह का काम होता है, इवन बैंक्स में नहीं, मतलब हमारे तो एक स्टूडेंट का इस बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां वो सिम कार्ड्स को का वो था उनका जो भी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सिम कार्ड्स रखते थे। तो उन्होंने कहा था सिम कार्ड रहते हैं मेरे पास, इतने हैं आज दिन भर के, इतने मैंने किए, इतना और इतना मेरा, और मैंने एक्सपेंस किए, तो बस मुझे बैलेंस कैलकुलेट करना, पर मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बस मुझे इन और आउट लिखना पड़े और बैलेंस भी अपने आप कैलकुलेट हो और इधर नेक्स्ट डे हमारा ओपनिंग बैलेंस भी अपने आप आ जाए, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस टैली करता हुआ हो। ये सब करने के लिए हमारा एक स्टूडेंट था, ओ लेवल का ही था, और उसका सिलेक्शन इस पे हुआ था और उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अच्छी खासी अमाउंट मिली थी सैलरी के लिए, मतलब स्टार्टिंग में बढ़िया उसको सैलरी मिल गई थी। तो कभी कभी होता है कि चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। और इस तरीके की चीजें आपकी कुछ नहीं, हमने कहा कुछ नहीं करना है हमको, पर अपने डेली जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आपके घर में आपकी जो फैमिली में आपकी मदर है या जो भी डेली एक्सपेंसेस को पूरा बजट घर का अपना प्लान करते हैं, कुछ नहीं उनके लिए भी काम आता है। वो भी है ना, दिन भर में कितना आया, आज सब्जी वाले को दिया, न्यूज़पेपर वाले को दिया, सारे हेड्स बना लेते हैं, लास्ट में शाम को कितना मिला, वो खुद भी इनकम करती हैं तो उनका खुद का है सैलरी है, या उन्हें अगर किसी से सैलरी या अमाउंट मिल रहा है एक्सपेंसेस करने के लिए तो वो कितना उन्हें मिला, पूरे महीने का एक एक हिसाब रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजीली पूरा बजट प्लान होता है। और बजट्स वगैरह प्लान करने के लिए भी ऐसे ही शीट्स बनाई जाती हैं, भले उसके लिए एक्सेल ना यूज करते हैं, वो कोई और अपनी शीट यूज कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा काम हो रहा है, पर काम ऐसे ही होता है, तरीका यही होता है। तो ये चीज भी आप लोग करके देखिएगा। ये 2-3 तरीके का डेटा इसीलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग इतनी चीजें बना के देख लेंगे तो फिर कहीं भी कोई डेटा आपको मिल जाए काम करने के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम आपको फॉर्मूला भी खोल के दे रहे हैं इसका, तो आप ऐसे फॉर्मूला भी ले लीजिए तो आपको अंदाजा रहेगा कि क्या काम करना है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। मैम ये जो आपने फॉर्मूला लगाया इसमें अमाउंट में, हाँ, तो ये वो LHS वाला है क्या, लेफ्ट फॉर्मूला जो लगता है, लेफ्ट या राइट वाला जो लगता है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट राइट तो टेक्स्ट के लिए होते हैं, मतलब जैसे किसी सेल को अगर अलग करना है ना, वो ये वाला फॉर्मूला है क्या? हाँ, सेल को अलग करना क्या मतलब, किसी सेल का रेफरेंस लेना है आपको, और उस सेल का रेफरेंस देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए E2 है, क्योंकि इस सेल में इस सेल का रेफरेंस आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हैं तो ये E3 हो जा रहा है, मतलब ये देख रहे हैं ये भी हमेशा अपडेट हो रहा है। तो सेल का रेफरेंस ले रहे हैं, पर सेल के रेफरेंस में रेफरेंस तो देखिए होता ही है, जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो रेफरेंस ही होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि रेफरेंसेस कितने तरह के होते हैं और क्या होते हैं, लेकिन रेफरेंसेस में भी हम ये देखते हैं कभी कभी कि रेफरेंसेस को हम फिक्स रखते हैं कि सब जगह पर E2 का ही रेफरेंस जाना था, लेकिन कई बार रेफरेंसेस भी अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ कोई हमने पैटर्न नहीं बनाया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ हमने सेल के रेफरेंस को लिया और वही रेफरेंस हमने आगे तक कॉपी कर दिया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रेफरेंस भी अपने आप ही बढ़ता चला गया। ये तो
तो उसका LHS या कुछ नहीं, मतलब सेल का ये सिंपल एक ऐसी हमने यहाँ पे सेल बना दिया है जिसमें किसी दूसरी सेल का रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक बार मैम फिर से वो प्रोसेस बता दीजिएगा कि कैसे कॉपी किया था अमाउंट के लिए। अच्छा, इक्वल्स टू आपने एक यहाँ पर अपना फॉर्मूला बना दिया बस। सबसे पहले तो वैल्यू डाली, कुछ भी ना भी डाली होती तो फॉर्मूला तो आपको पता है ना, अगर कुछ भी नहीं डाला तो भी तो आपको पता है कि बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा। जो भी अमाउंट होगी उसमें ऐड होंगे इनकम्स, डिपॉजिट्स और सब्ट्रैक्ट होंगे विड्रॉल एक्सपेंसेस, बस। और यही फॉर्मूला आपको पता है पूरे मंथ के लिए चाहिए, पूरे ईयर के लिए चाहिए, जहां तक भी चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपने ले लिया। साथ ही साथ आप ये भी चाहते थे कि नेक्स्ट डे से, देखिए इस पर कुछ काम नहीं करना है, नेक्स्ट डे से जो हमारे कल शाम का लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस बन जाए, यानी यहाँ की वैल्यू अपने आप यहाँ आ जाए। तो उसके लिए क्या कर दिया, इक्वल्स टू का साइन लगाना कंपलसरी है, और फिर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका रेफरेंस यहाँ चाहिए, एंटर कीजिए और फिर वही रेफरेंस कॉपी कर दिए। मतलब काम आपने बाद में किया, तैयारी पहले ही पूरी कर ली। और उसके बाद क्या किया, बस अब आपको क्या है, आपने कहा कि हाँ भाई शुरू में बजट कितना था, तो कहा गया कि जी बजट जो था वो 8 लाख रुपए था। बस अब क्या है, आज 1 तारीख को कितना जमा हुआ, 1 तारीख को 5500 जमा हुए, निकला कुछ नहीं, कुछ नहीं निकला। फिर बस अब यहीं पे काम करना है। 2 तारीख को कितना जमा हुआ, 10,000 जमा हुए, निकले कितने 4500। फिर कितना जमा हुआ, 2300 रुपए जमा हुए, निकले कितने 5500। ऐसे बस आपको काम करते चले जाना, ठीक है। तो ये डेटा आप बनाइएगा। अब बात करते हैं हम अपना, अच्छा आज तो टाइम, अब तो 2 ही मिनट रह गए। चलिए तो खैर इसको हम देख लेते हैं, छोटी सी एक आध चीज देख लेते हैं इंसर्ट मेन्यू में। वैसे तो अब इंसर्ट मेन्यू में हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, पर यहाँ पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में आपको जो ग्रुप्स मिल रहे हैं उसमें टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, चार्ट्स ग्रुप है, लिंक्स है और टेक्स्ट है। टेबल्स ग्रुप में आपको 2 डिफरेंट तरीके की टेबल्स इंसर्ट करने को मिलती हैं। वन इज पाइवट टेबल, कुछ लोगों से पीवट टेबल भी बोलते हैं। तो पाइवट या पीवट टेबल इंसर्ट करते हैं और एक टेबल ही इंसर्ट होती है। तो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि टेबल तो बना ही रहे हैं, इतनी बड़ी टेबल मिल रही है, क्या अभी भी किसी और तरीके की टेबल बनाने की जरूरत रह गई है? तो हाँ, रह गई है जरूरत। कई और तरीके की भी टेबल्स बनती हैं, जिसमें से एक बहुत ही स्पेशल टेबल है, दैट इज नोन एज पाइवट टेबल। एंड बिलीव मी, अगर आप एक्सेल के बेसिस पर कहीं भी जाते हैं, सिलेक्शन की बात होती है, आपको ये चीज आनी चाहिए। आपके मुंह से अगर वर्ड निकल गया ना कि एक्सेल आपको आता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही फेंका जाएगा कि पाइवट्स कैसे बनती है, बताइए, डू यू नो हाउ टू वर्क इन अ पाइवट टेबल। अभी कल ही की बात कर रही हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, IIM बेंगलोर में है, वो रिसर्च कर रहा है। उसके 2 बैचमेट्स हैं, एक IIT मुंबई से PhD कर रही है और एक IIM बेंगलोर में ही दूसरा कोर्स कर रहे हैं। लेकिन उन्हें O लेवल भी करना है और साथ ही साथ मतलब इतनी क्वालिफिकेशन के बाद भी O लेवल की जरूरत पड़ रही है जगह जगह। और O लेवल, और हमारे स्टूडेंट ने O लेवल किया हुआ है, उसका उसे एडवांटेज मिल रहा है। और उसमें भी एक्सेल में उनसे एक्सपर्टीज मांगी गई है, क्योंकि वो सब रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो उनका सारा काम डेटाबेस पे हो रहा है। उन्हें पाइथन भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पाइथन, अब वो उन्होंने जब O लेवल किया था तब पाइथन नहीं थी, अब वो पाइथन भी सीख रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए आज जो चीजें बताई जा रही हैं उनको आप लाइटली मत लीजिए। और मैं सच बता रही हूँ ये चीज कि ये सारे कुछ क्वेश्चंस तो हैं ही ऐसे। आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपने कहा कि हमें एक्सेल में काम करना आता है, या जिस जगह आप जा रहे हैं वहां एक्सेल में काम होता है, पाइवट टेबल, लुकअप, H लुकअप, V लुकअप, आई थिंक कि प्रसेनजीत ने ये सब टर्म सुने होंगे, है ना। और आपसे क्या पूछा जाएगा, गोल सीक, सिनेरियोज, कंसोलिडेशन आता है कि नहीं आता, वैलिडेशन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, यही सामने से क्वेश्चन फेंके जाते हैं। और जिसे इन चीजों में नॉलेज है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, उसको कहीं मनाही नहीं होगी। और जो ये चीजें नहीं जानता है तो ये सारी चीजों में से प्रॉब्लम होनी है। और हम आपको ये चीजें सिखाएंगे, हर चीज बताएंगे, जितने शब्द बोले, पाइवट्स बताएंगे, गोल सीक बताएंगे, सिनेरियोज बताएंगे, कंसोलिडेशन बताएंगे, वैलिडेशन बताएंगे, एडवांस फिल्टर बताएंगे, जबकि इनमें से बहुत सी चीजें आपके सिलेबस में भी नहीं है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू इट। बट आपसे क्या चाहिए कि पूरी जील, पूरे इंटरेस्ट के साथ ये चीजें सीखिए और उनको अपनी प्रैक्टिस में रखिए। क्योंकि हो सकता है आज आप जॉब में नहीं है, आपको लगेगा क्यों ही सिखा रही है मैम, लेकिन कल जब आप जॉब में होंगे या किसी ऐसी पोस्ट पे होंगे जहां आपका स्टाफ ये काम कर रहा होगा,
then you will be the one who can guide them, who can instruct them and who can make them work. क्योंकि आपको आता है और अगर आप बॉस हैं तो आपकी टीम कभी वीक हो ही नहीं सकती, और आपको आता है अगर आप टीम के मेंबर हैं तो आपका बॉस हमेशा आप पर रिलाय कर सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। ये मत सोचिए हमें कब बॉस बनना है, या ये मत सोचिए कि हमारी टीम काम करे ना करे हमें क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली आपको फर्क पड़ेगा, है ना। तो और आपने कहा हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप अपने खुद की कंपनी खड़ी कर रहे हैं, तब तो आपको ये हर तरह से चीजें सीखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके डेली जो आप काम कर रहे होंगे उसमें आपको डेली रिपोर्ट्स बनाने में बहुत इजी रहेंगे, काम कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। कल हम पाइवट टेबल और टेबल की बात करेंगे। इनके लिए अपना बिल्कुल अच्छे से माइंड फ्रेश और पूरी एनर्जी के साथ आइएगा कि कल बहुत बढ़िया चीज आपको सीखने मिल रही है। एक्सेल का नाम यूं ही एक्सेल नहीं पड़ा है, एक्सेलेंट इसीलिए क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक जो आपने किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो देखिए, अगर प्रसेन जी से बात की जाए तो शायद इनके काम करने के पैटर्न में केवल होम टैब भी अगर देख लें तो काम करने के तरीके में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो इन्हें आती थी, पर बहुत सी ऐसी चीजें भी होंगी जो इन्हें नहीं पता चली, और अब ये उसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, तो खैर आप लोग भी वो सब चीजें सीखेंगे। कल हम पाइवट टेबल और टेबल की बात करेंगे, और अब इस वीक से ही आप लोगों का ऑल्टरनेटिव सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। मे बी कल के बाद अब जो है आपका M1 और M2 रेगुलर रहे, क्योंकि अब सब लोग एक ही जगह पर एक पॉइंट में, तो हम चाहते हैं कि अब एक दिन M1 की क्लास चले, नेक्स्ट डे M2 की क्लास चले, ताकि आप लोग जो है M2 से भी आपका कनेक्ट खत्म ना हो। ठीक है, तो इस वीक से वो भी हम शुरू करेंगे। अकॉर्डिंगली लिंक आएगा, टाइम सेम रहेगा, कोई टाइम डिफरेंट नहीं है, सेम टाइमिंग पर क्लास होगी, बट एक दिन M1 होगा, नेक्स्ट डे M2 होगा। ओके, पर W3CS में ग्रिड्स एंड टेबल्स लगेंगे। हाँ, वो इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो आज जो दूसरा बैच है आपका जो मतलब मॉर्निंग वाला है उसमें भी नहीं बताया था, एक साथ ही बताएंगे। हाँ, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। इतना प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, जितना भी डेटा बना के करना चाहें, और कोई प्रॉब्लम है तो हमें नेक्स्ट सेशन में बताइएगा। ओके देन, कौन सा वाला? हाँ बनाइए, डेटा तो आप कुछ भी बनाइए, बिल्कुल आप बना सकती हैं। आप ये सैलरी वाला बनाइए, सैलरी वाले का फॉर्मूला खोल देते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। एक सेकंड ना, पूरा खोल दे तो आपको देखिए अच्छा समझ में आएगा। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को मिल जाएगी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का डेटा बनाइए, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, और इतना काम आप लोग करके रखिए। स्टे वेल, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम।